बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, आज का जो हमारा लेसन है दैट इज एरोपैजिटिका बाय मिल्टन, और ये मिल्टन की प्रोज थी। ठीक है, उसकी प्रोज राइटिंग में से थी। एरोपैजिटिका बेसिकली एक स्पीच थी, लेकिन इसको पैम्फलेट की सूरत में लिखा गया था, और इसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई थी। ठीक है, और रीजन क्या थी कि एट दैट टाइम जब मिल्टन ने ये लिखी इन 1943, तो हुआ ये कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड थी ना, उसने एक ऑर्डर पास कर दिया ऑफ उसको कहते हैं द लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643। ठीक है, इस ऑर्डर के तहत जो है जो गवर्नमेंट थी उसको ये लगता था, या कुछ ऐसी राइटिंग्स लिखी गई थी जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ थी, यानी कि पार्लियामेंट के खिलाफ थी, या फिर चर्च के खिलाफ थी, यानी कि ब्लास्फेमस एक रिटर्न कुछ लोगों ने, कुछ राइटर्स ने ऐसा कुछ ब्लास्फेमस लिखा और अगेंस्ट द रिलीजन लिखा। तो उनका ये कहना था, ये जो गवर्नमेंट थी उसका ये कहना था, ये जो पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड थी उनका ये कहना था कि जो भी राइटिंग है दैट शुड बी इसको टेस्ट होना चाहिए पहले। इसको जो है पार्लियामेंट अप्रूव करेगी, तो अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट जो है वो मस्ट कर दिया गया कि एक राइटर कोई भी पैम्फलेट लिखेगा या फिर जो भी वो राइटिंग लिखेगा, कोई भी किताब लिखेगा, कोई भी तहरीर लिखेगा, तो एट फर्स्ट उसको जो है पार्लियामेंट टेस्ट करेगी और फिर उसको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। अदरवाइज जो है ये जो किताब है अगर वो पार्लियामेंट रिजेक्ट कर देगी तो वो जो किताब है वो शाया नहीं होगी या उसकी पब्लिकेशन नहीं होगी। ठीक है, ये 1943 में ये लाइसेंसिंग ऑर्डर था, लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643, मैंने 1943 बोल दिया, 1643 था, जिसकी वजह से इस लाइसेंसिंग ऑर्डर की वजह से पब्लिशर्स को या किताब लिखने वाले को पब्लिश होने से पहले ये लाइसेंसिंग ऑर्डर पास करना पड़ता था, फिर वो उसकी किताब जो है पब्लिश होती थी। अब इसमें जो मेन टारगेट है वो ये है कि पार्लियामेंट जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसके खिलाफ इन्होंने ये ऑर्डर पास किया था कि कोई भी किसी भी किस्म का ब्लास्फेमस या कोई ऐसी चीज जो कि पार्लियामेंट के खिलाफ जाती हो या हुकूमत के खिलाफ जाती हो वो ना लिख सके। प्रॉब्लम ये था कि पार्लियामेंट में मैक्सिमम जो लोग थे वो प्रोटेस्टेंट थे। ठीक है, उसके जितने भी मेंबर्स थे ना पार्लियामेंट के, वो प्रोटेस्टेंट्स थे और वो कैथलिक। और आपको पता है कि दो ईसाइयों के दो बड़े तबके हैं, दो बड़े सेक्ट्स हैं, जिनको हम एक को कैथलिक्स कहते हैं और एक को हम प्रोटेस्टेंट कहते हैं। तो प्रोटेस्टेंट नहीं चाहते थे कि जो कैथलिक्स हैं उनका जो भी व्यू पॉइंट है वो सामने आए, या वो अगर अपने व्यू पॉइंट से कुछ लिखते थे तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो दैट्स व्हाई मिल्टन ने फिर 1644 में एक किताब लिखी जिसका नाम एरोपैजिटिका था, क्योंकि इसने अपोज किया किताब को छपने से पहले। उसने कहा कि भाई उसकी अप्रूवल की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और वो किताब को पब्लिश होने का इनकार नहीं कर रहा था, लेकिन वो कहता था कि इसके लिए कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर क्या था कि इस अब क्योंकि ये प्रोज राइटिंग है ना, प्रोज राइटिंग में एक ऐसा ऐसे लिखा जाता है जिसके अंदर फिर रेफरेंस दिया जाता है, आर्गुमेंट लिखा जाता है, आर्गुमेंट को डिफेंड करने के लिए रेफरेंस दिया जाता है। तो अब इस प्रोज के अंदर उसने रेफरेंस किसका दिया? नंबर 1 बाइबल का दिया, और नंबर 2 उसने एंशियंट ग्रीस एंड रोम, ठीक है, उसका दिया। उसने ये कहा कि अनरिस्ट्रिक्टेड प्रिंटेड शुड बी अलाउड, कि अनरिस्ट्रिक्टेड प्रिंटिंग को जो है वो अलाउ किया जाना चाहिए। नंबर 2 ये क्योंकि ये जो कैथलिक चर्च है और जो स्पेनिश जुडिशरी है वो भी वॉज फॉलोइंग सेंसरशिप, वो भी सेंसरशिप को फॉलो करते थे। लेकिन क्या था कि उस दौर में जो ब्लास्फेमी करता था उसको जो है स्टेक से जरूर जलाया जाता था, लेकिन राइटिंग छपने के बाद, यानी कि अगर किसी की राइटिंग ब्लास्फेमस होती थी तो बहुत सारे राइटर्स को उस दौर में भी जो है सजाएं मिली हैं, उनको भी जलाया गया है, उनको भी सजाएं दी गई हैं। तो वो ये
कहता है कि इस दौर में इंग्लैंड की पार्लियामेंट में क्योंकि प्रोटेस्टेंट थे, वो अभी राइटिंग छपने से पहले ही उन प्रोटेस्टेंट तक पहुंच जाती थी, जिसकी वजह से वो शाया नहीं हो सकती थी। तो कोई भी इंग्लैंड पार्लियामेंटेरियन नहीं चाहता था कि किसी भी कैथोलिक की इस तरह से कोई भी प्रिंटिंग छपे। अब यहाँ पे फिर वो बाइबल का भी रेफरेंस देता है। वो कहते हैं देखिए बाइबल के अंदर भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे वाकयात हैं जो कि एंटी रिलीजन है, अगेंस्ट द रिलीजन है, लेकिन वो किस लिए दिए गए हैं, इस वजह से दिखाए गए हैं कि वो जो एंटी रिलीजियस जितने भी इवेंट्स हैं वो क्या शो करते हैं, इंसान को लेसन देते हैं कि मतलब हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर बुराई दिखाई गई है बाइबल के अंदर तो बेसिकली वो इस वजह से दिखाई गई है कि इंसान जो है, क्योंकि उसकी फितरत है कि वो जो है इंसान की फितरत क्या है कि ही इज प्रोन टुवर्ड्स इविल। ठीक है, तो बाइबल के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें एडेड हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स एडेड हैं जो कि बेसिकली बुरे हैं, बट वो वहां पे क्यों ऐड किए गए हैं, ताकि इंसान को सबक सिखाया जा सके, इंसान को मोरल लेसन दिया जा सके। तो वो यहाँ पे यही बात करता है कि अगर पार्लियामेंट अगेंस्ट है प्रिंटिंग पैम्फलेट के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हर जो पैम्फलेट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए या हर कैथोलिक जो पैम्फलेट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। अब इस सारी चीज को जो डिफेंड करने के लिए मिल्टन ने एक किताब लिखी, उसका नाम था एरोपेजिटिका। अच्छा, एरोपेजिटिका जो टाइटल है वो क्या शो करता है, एरोपेजिटिका जो टाइटल है वो एक स्पीच फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस प्रिंटिंग को शो करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एरोपेजिटिका असल में एक ऐसी स्पीच है फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस प्रिंटिंग लिखी गई है टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड को उसने एक स्पीच लिखी है। ठीक है, हालांकि स्पीच तो बोली जाती है ना, वर्बल एक्सप्रेशन होता है। अब उसने ये स्पीच बोली नहीं है, उसने लिखी है। ठीक है, तो वो इसको एक स्पीच कहता, वो इसको एक राइटिंग नहीं कहता, वैसे ये एक पैम्फलेट था। ठीक है, लेकिन उसने इसको एक स्पीच कहा, उसने कहा ये एक ऐसी स्पीच है वो जो कि फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस प्रिंटिंग जो है वो बोली गई है टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। अब एरोपेजिटिका जो है वो लिया गया है टाइटल से। ठीक है, और ये एक ग्रीक राइटर था आइसोक्रेट्स। ठीक है, आइसोक्रेट एक ग्रीक राइटर था जिसने एक स्पीच लिखी थी, उसने भी एक स्पीच लिखी थी जिसका नाम था एरोपेजिटिकस। ठीक है, एरोपेजिटिकस, उसने एक स्पीच जो है ना वो लिखी थी, दैट वाज एरोपेजिटिकस, और जिसके अंदर उसने सोशल रिफॉर्म्स की बात की थी। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो मिल्टन था वो आइसोक्रेट्स से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, और इसने इस वजह से एरोपेजिटिकस यानी कि वो जो ग्रीक राइटर था उसके इस टाइटल को, जो उसने खुद अपनी स्पीच को दिया था एरोपेजिटिकस, उसने इसको फॉलो किया, जिसमें उसने मतलब ये सोशल रिफॉर्म्स की बात की थी, और उसके अंदर उसने एड्रेस किया था टू द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ एरोपेगस। ठीक है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ एरोपेगस यानी कि वो जो एरिया था, एरो ग्रीक एरिया था एरोपेगस, उसको उसने एड्रेस किया था। किसने? आइसोक्रेट्स ने। ठीक है, आइसोक्रेट्स ने एरोपेजिटिकस लिखा था जिसके अंदर उसने एड्रेस किया था एरोपेगस को। और एरोपेगस कौन? एरोपेगस यानी कि द हिल्स ऑफ एरीज। ठीक है, द हिल्स ऑफ एरीज, एरोपेगस का मतलब होता है द हिल्स ऑफ एरीज। ठीक है, तो उसने जो है एड्रेस किया था टू द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द एरोपेगस, द हिल्स ऑफ एरीज को। ठीक है, अब उसने इस एरोपेगस को कंपेयर किया किंग चार्ल्स वन के साथ, जो उस वक्त इंग्लैंड का किंग चार्ल्स था, और वो ये कहता था कि तमाम डिवाइन जो राइट्स है उसकी जो कीज है वो किंग के पास होती हैं। ठीक है, और फिर क्या किया उसने कहा, क्योंकि वो सारी डिवाइन राइट्स की कीज किंग के पास है और किंग का डायरेक्ट रिलेशन गॉड के साथ होता है, तो जो इंसान किंग को मानता है वही गॉड को मानता है। तो उसने कहा व्हाट ही सेड दैट इज राइट। ठीक है, उसने कहा कि भाई मेरा ही ऑर्डर चलेगा।
तो उसने क्या किया कि 1637 के अंदर उसने स्टार चैम्बर डिक्री के नाम से, ठीक है, एक जो है वो लाइसेंसिंग जो है वो बना दी कमेटी, आप समझ लें इसको, या एक स्टेशन बना दिया जहां पे जो है वो असाइन की गई उसको ये ड्यूटी कि वो लाइसेंस करे पब्लिकेशन को, ठीक है, स्टार चैम्बर डिक्री को। अब जो है स्टार चैम्बर डिक्री जो है ये पार्लियामेंटेरियन था एक, इसको जो है मेंबर था ये गवर्नमेंट का कोर्ट का। तो स्टार चैम्बर डिक्री को जो है वो अजाइन की गई ड्यूटी, मतलब ये वो शख्स था जिसको अजाइन की गई ड्यूटी कि वो लाइसेंस करेगा जितनी भी पब्लिकेशंस होंगी। अब क्या हुआ कि इसको बाद में हुकूमत तंग आ गई जब इसके खिलाफ जो है काफी प्रोपेगेंडाज हुए। तो 1641 से, अब ये कब हुआ, 1637 की बात है जब किंग चार्ल्स वन ने ये सब कुछ किया था। लेकिन बाद में बिटवीन 1641 से 42 ये 2 साल तो इसको रोक दिया गया, यानी कि ऐसा लाइसेंसिंग का काम खत्म कर दिया गया। लेकिन फिर ये लाइसेंसिंग बैक हुई इन 1943 में, ठीक है। और फिर जो कि स्टेशनर्स कंपनी थी, ये एक लाइसेंसिंग कंपनी थी स्टेशनर्स कंपनी के नाम से, यहाँ पे किताबें शाया आती थी चेक होने के लिए, और फिर जो है उनको लाइसेंस दिया जाता था कि रादर ये पब्लिकेशन के काबिल है या नहीं है, तो फिर उसको पब्लिक किया जाता था, अदरवाइज उसको पब्लिक नहीं किया जाता था। मिल्टन जो है वो इस चेक एंड बैलेंस के खिलाफ था। उसने कहा था कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, ठीक है, हमें हर तरह का हक होना चाहिए कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकें। यानी कि ये जो चेक एंड बैलेंस है ये राइटिंग्स के साथ नहीं होना चाहिए, हर राइटर को फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ कोट है मिल्टोनिक प्रोज के बारे में, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये बाज़ औक़ात क्वेश्चन भी आपके प्रोज में आ जाता है। In short, that was a short summary about मिल्टोनिक प्रोज आप इसको कह लें, या एरोपैजिटिका के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल्ड बता दिया है। फर्दर आगे यहाँ पे देखें कि मिल्टोनिक प्रोज के साथ क्या है। अब गुड बुक इज द प्रीशियस लाइफ ब्लड ऑफ अ मास्टर spirit embarked and treasure up on the purpose to a life beyond life. A quote from Areopagitica is displayed in many public libraries, including the New York Public Library. वो यहाँ पे एक बात करता है, उसने एक कोट लिखी है एरोपैजिटिका के अंदर कि एक अच्छी किताब जो होती है वो एक प्रीशियस लाइफ ब्लड है ऑफ अ मास्टर स्पिरिट का, ठीक है। मास्टर स्पिरिट एम्बैंड एंड ट्रेजर अप ऑन द पर्पस, वो जो है एक मास्टर स्पिरिट का एक प्रीशियस लाइफ ब्लड है, यानी कि एक अच्छी किताब, अगर हम ये अच्छी किताबें शाया करने से ही रोक देंगे या पार्लियामेंट जो है हर किताब के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा देगी, तो छोटी छोटी बातों पे उसको सेंसर कर देगी, तो वो किताबें जो हैं आम लोगों तक नहीं पहुंच सकेंगी। तो एम्बार्ड एंड ट्रेजर अप ऑन पर्पस टू आवर लाइफ बियॉन्ड लाइफ, जो कि भरी हुई होती हैं, ट्रेजर अप होती हैं पर्पस टू अ लाइफ बियॉन्ड लाइफ। पर्पस टू अ लाइफ यानी कि जिंदगी के मकसद मकासद बियॉन्ड द लाइफ, मतलब बहुत ज्यादा। तो ये कोट एरोपैजिटिका की जो कि बहुत सी पब्लिक लाइब्रेरीज के अंदर लिखी गई है। अब मिल्टोनिक प्रोज देख लेते हैं कि इट शुड बी नोटेड दैट द आउटसेट दैट जॉन मिल्टन थॉट ऑफ हिमसेल्फ प्राइमरीली एज अ पोएट। सबसे पहले तो वो अपने आप को एक पोएट कहता था, वन हु रोट प्रोज एज ही पुट इट with his left hand, reserving the right for his chosen calling. All quotations are from Milton 1953 to 82. अब क्या हुआ कि जब ये मतलब सेंसरशिप हुई राइटर्स के लिए, तो फिर उसने ऐसा एक प्रोज लिखी अपने लेफ्ट हैंड का, मतलब ये है कि उसका राइट हैंड अगर पोइट्री थी तो उसका लेफ्ट हैंड उसका प्रोज था। मिल्टन फर्स्ट प्रोज वर्क were his prolisions performed as school exercises during his studies of Cambridge. During his mature years, the English press released from strict government control. ठीक है, इंग्लिश प्रेस जो है वो रिलीज हुई थी उस मैच्योर ईयर के अंदर फ्रॉम स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी कि वो जो प्रेस यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की बात हो रही है, ठीक है, अखबार न्यूज़पेपर और इसकी बात हो रही है प्रिंटिंग प्रेस। एक्सपीरियंसेस एंड एक्सप्लोजन ऑफ प्रिंटिंग, जिसने एक्सपीरियंस किया एक एक्सप्लोजर ऑफ प्रिंटिंग, एंड ही जॉइंड इन द लाइवली डिबेट ओवर हिज कंट्री फॉर्च्यून्स
पब्लिशिंग बोथ एज प्राइवेट सिटीजन एंड एज अ पब्लिक सर्वेंट, और उसने पब्लिश किया फिर एक प्राइवेट एज अ प्राइवेट सिटीजन और एक पब्लिक सर्वेंट के तौर पे। मच ऑफ हिज मैच्योर प्रोज कुड वेल serve as chronicle of two turbulent decades of English history, the 1940s and 1640s and 1650s। और उसकी जो ये पब्लिकेशंस हैं वो टू टर्बुलेंट डिकेड्स को शो करती है, जो कि 1640s है। डिकेड्स आपको पता है 10 सालों को कहते हैं, 1640s and 1650s। Milton entered into public print with the tracts that range widely over the issue of his day, publications that for the purpose of discussion can be roughly divided into two categories। और publications जो है उसके दौर में दो categories में divide हो गई, एक तो religious थी और दूसरी political थी। Milton 17th century contemporaries looked upon these two spheres of human concern as intimately intertwined। Political actions were seen as profoundly influencing the fate of their immortal soul। और जो political actions हैं उनको देखा गया as profoundly influencing, कि वो influence कर रहे थे fate of their immortal souls को। ठीक है, कि वो उनकी immortal souls क्या थी, एक शायर की immortal soul क्या होती है। ठीक है, तो मिल्टन की 17th century contemporaries जो थी वो इन दो स्फीयर्स ऑफ ह्यूमन कंसर्न को जो देख रही थी, जो कि इंटीमेटली इंटरवाइंड थी, यानी कि आपस में इंटरकनेक्टेड थी। पॉलिटिकल एक्शंस जो है उनको देखा गया कि वो जो है फेट ऑफ इमोर्टल सोल्स को जो है इन्फ्लुएंस कर रही हैं। द पोएट वो प्रोज, इमोर्टल सोल्स जो है बेटा राइटर्स को कहा जाता है और पोएट्स को कहा जाता है। द पोएट्स प्रोज वर्क आइडेंटिफाई हिम एज वेरी मच अ मैन ऑफ हिज एज, सिंस रिलीजन इज ऑलवेज क्लोज टू द सर्विस ऑफ हिज पॉलिटिकल वर्क एंड पॉलिटिक्स ever a factor in his vision of religion, wrote Robert Thomas Fallen। ठीक है, और पोएट का जो काम था वो आइडेंटिफाई करता है उसको एज अ वेरी मच मैन ऑफ हिज एज। अपनी एज का जो भी राइटर होगा वो अपनी एज के बारे में लिखेगा। ठीक है, और सिंस रिलीजन इज ऑलवेज क्लोज टू द सरफेस ऑफ हिज पॉलिटिकल वर्ल्ड, और रिलीजन जो है हमेशा क्या था, बिल्कुल क्लोज द सरफेस ऑफ हिज पॉलिटिकल वर्क, और पॉलिटिक्स जो है एवर अ फैक्टर इन हिज वर्जन ऑफ रिलीजन, और पॉलिटिक्स हमेशा एक फैक्टर रही है in his vision of religion। ठीक है, wrote Robert Ling। Milton taught mankind the lesson of dignity, deserve and stateliness। ठीक है, ये बेटा ये सारे आपने जो है वो लिख लेने हैं, जो छोटे छोटे उसने क्या क्या मिल्टन ने जो है वो लोगों को एक लेसन दिया था। ऑफ मैन फॉर डिसोबीडियंस एंड फ्रूट, ये पैराडाइज लॉस्ट की वर्सेस हैं। of man for disobedience and the fruit of that forbidden trees whose immortal taste brought death into the world in all our woe with loss of Eden। ठीक है, और मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट के अंदर की पहली 4 लाइन है जिसके अंदर उसने मैन की फर्स्ट डिसोबीडियंस, यानी कि एडम और ईव ने वो जो फल खा लिया था उस फॉरबिडन ट्री का, उस डिसोबीडियंस की बात करता है उसने पूरी पैराडाइज लॉस्ट के अंदर। और उस मोर्टल टेस्ट, यानी कि उस मोर्टल टेस्ट बेसिकली क्या है, मोर्टल ही होता है, फौरन से खत्म हो जाता है, ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड, और वो उसकी वजह से दुनिया के अंदर डेथ आई, नहीं तो इंसान तो जी रहा था जन्नत के अंदर। एंड ऑल ओवर वो विद लॉस ऑफ इट, और हमारे तमाम दुख कहाँ से शुरू हुए, जब हम ईडन हमारी लॉस हो गई, हमारी पैराडाइज लॉस हो गई। एवरी स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नोज दैट जॉन मिल्टन 9 December 1608 से इसकी 8 November 1672, the noted English scholar was a poet, polemicist, diplomat and civil servant for the Commonwealth of England. But the fact very often overlooked or not considered seriously is highly rich prose work. Besides being the author of the only English epic till date, he is also master of finest English prose. It is sad that he would have been equally revered if he had not written a single poem but his prose work only. He is also greatest neologist in English, having 630 new words to word. Through the world acclaimed John Milton as the author of Paradise Lost, yet it was by writing prose that Milton found opportunity to serve his God and country। ठीक है, लेकिन प्रोज के थ्रू मिल्टन ने क्या किया है, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो सर्व करे गॉड को और अपने कंट्री को भी। John Milton was a man of letter, a polemical
writer and an official service under Oliver Cromwell. He wrote a time of religious flux, at a time of religious flux, जब religion अपने flux पे था, और political upheaval in England, और political upheaval था, यानी कि दोनों का रूज था. Both his poetry and prose reflect deep convictions and deal with contemporary issues. उसकी पोइट्री और प्रोज दोनों ही रिफ्लेक्ट करती हैं इस डीप कन्विक्शन को, और कॉन्टेम्पोरेरी कहते हैं हम असर, उस जमाने के जो इश्यूज थे. His treatise condemning license, उसकी ये जो treatise थी, उसकी जो written जो pamphlets थे, वो condemned करते थे लाइसेंसिंग को. वो कहता था राइटिंग जो है ना, वो कभी भी लाइसेंस, मतलब उसका लाइसेंस नहीं होना चाहिए. जो राइटर है उसको आजादी होनी चाहिए, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए, एक्सप्रेशन ऑफ राइटिंग होनी चाहिए, सॉरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है, और फ्रीडम ऑफ राइटिंग होनी चाहिए. पॉलिटिकल पैम्फलेट्स और एरोपेजिट का आर स्टैम्प विद हिज डिस्टिंक्टिव प्रोज स्टाइल, ठीक है. और ये पॉलिटिकल पैम्फलेट्स और खास तौर पे एरोपेजिट का जो है, फिर उनको स्टैम्प, मतलब ये मतलब हमारे सामने है उसके इस डिस्टिंक्टिव प्रोज स्टाइल, ठीक है, ये उसने प्रोज. अब मिल्टन की प्रोज, जैसे मैंने आपको कहा ना कि वो किससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, वो एक ग्रीक रिटोरिकल और ऑरेटर कहते हैं स्पीच करने वाले को, वो आइसोक्रेट से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, ठीक है. और आइसोक्रेट कौन था? वो एक एंशिएंट ग्रीक रिटोरिशियन और ऑरेटर कहते हैं स्पीच करने वाले को, ठीक है, तकरीर करने वाले को ऑरेटर कहते हैं. ही वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड एंड थ्रू हिज टीचिंग एंड राइटिंग ऑन रिटोरिक, और वो जो है हाईली इन्फ्लुएंशियल था, ठीक है, अपनी टीचिंग और राइटिंग ऑन रिटोरिक, ठीक है. वो जो है रिटोरिक जो राइटिंग्स वगैरह लिखा करता था, टीचिंग्स करता था, बहुत मशहूर था. Milton took the title of his famous treatise ये pamphlet है जो एरोपेजिट का की हम बात कर रहे हैं, on censorship of the press. तो मिल्टन ने टाइटल कहां से लिया? उसने जो है आइसोक्रेट्स की एक स्पीच से ये टाइटल लिया, ठीक है. अभी जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी ना, ये उसी की बात हो रही है. हिज फेमस ट्रीटाइज ऑन सेंसरशिप ऑफ द प्रेस, जो कि उसने एक ट्रीटाइज लिखा, एक पैम्फलेट लिखा, किसके ऊपर? सेंसरशिप ऑफ प्रेस लिखा. उसका नाम क्या था? एरोपेजिट का. ये मिल्टन की जो स्पीच थी उसका नाम था, फ्रॉम वन ऑफ हिज फॉरबिडिंग स्पीच. In 1641, he wrote and published his first prose work under the title of Reformation in England. 1641 में उसने एक publish किया first prose work under the title of Reformation in England, and causes that hitherto have hindered it. Here he attempted to show that prelacy was incompatible with civil liberty. और यहाँ पे उसने attempt किया कि वो ये show करे कि प्रीलेसी वाज इनकम्पैटिबल विद सिविल लाइब्रेरी, कि ये जो प्रीलेसी है, यानी कि अगर सेंसरशिप जो है वो इनकम्पैटिबल है विद सिविल लिबर्टी, ठीक है, सिविल लिबर्टी के बिल्कुल इनकम्पैटिबल है. एंड टू सपोर्ट ऑफ द प्रोपोजिशन ही ब्रॉट मोर वेरियस प्रोफाउंड एंड पावर ऑफ रीजनिंग एंड एन इम्पैशनेट एलोक्वेंस एंड अनप्रेसिडेंशियल इन इंग्लिश कंट्रोवर्सी. और अपने इस जो उसका ये जो एक आर्ग्यूमेंट था, उसको जस्टिफाई करने के लिए उसने जो है वेरियस और प्रोफाउंड जो और जैसे बाइबल, मैंने आपको बताया ना कि इसने जो है अपने इस सोशल रिफॉर्म ऑफ रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड की जो वो बात करता है, इस टाइटल पे उसने जो प्रोज वर्क किया, उसके अंदर उसने पावर ऑफ रीजनिंग को यूज किया था, और एक इम्पैशनेट एलोक्वेंस थी उसके अंदर, और अनप्रेसिडेंटेड इंग्लिश कंट्रोवर्सी थी उसके अंदर. उसने अच्छा खासा बहस किया हुआ था इन सारी चीजों का. अब ये जो पैम्फलेट है, ये जो ट्रीटाइज है जो उसने राइटिंग लिखी थी, विद द फॉलोइंग प्रेयर पायसली लेइंग द सैड कंडीशन ऑफ इंग्लैंड बिफोर द फुटस्टूल ऑफ ऑलमाइटी. और इसके अंदर उसने ये जो ट्रीटाइज है, ये जो पैम्फलेट है, एंड कैसे हुआ? विद द फॉलोइंग प्रेयर. उसने एक प्रेयर के साथ इसको एंड किया था कि पायसली लेइंग द सैड कंडीशन ऑफ इंग्लैंड, कि मैं आपके सामने यानी कि गॉड के सामने सैड कंडीशन ऑफ इंग्लैंड रखता हूँ, बिफोर द फुटस्टूल ऑफ ऑलमाइटी, फुटस्टूल ऑफ ऑलमाइटी, ऑलमाइटी के सामने. देन व्हिच एज सर एजरटन ब्रिजेस well observed, there is not a more sublime and patriotic ord in any language. और इतनी ज्यादा sublime और patriotic ord जो है इंग्लिश लैंग्वेज में उसने नहीं देखी, ठीक है.
अच्छा जी, मिल्टोनिक प्रोज के अंदर क्या था? विलियम ब्लेक सैटन, सिन एंड डेथ, 1888, वाटर कलर लिंक। अच्छा जी, मिल्टोनिक प्रोज में देखते हैं टाइटल ऑफ पेज आइकोनोक्लास्ट, ठीक है। आइकोनोक्लास्ट ये आपके आइकोनोक्लास्ट जो है इसमें हम देख लेते हैं, ये इसने एक और प्रोज लिखी थी, ठीक है। तो क्लोनास जो है वो 1649 में लिखी। इन इट ही प्रोवाइडेड जस्टिफिकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स वन। इसमें उसने जस्टिफिकेशन शो की थी चार्ल्स वन की एग्जीक्यूशन की, विच हैड टेकन प्लेस ऑन जनवरी 1649। द बुक टाइटल इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक, means the iconoclast or breaker of the icon, and refers to Icon Basilique, a royalist propaganda work. The translation Icon Bacinus is the icon of the king. It was published immediately after the execution. Milton book is therefore usually seen as a parliamentarian propaganda explicitly designed to counter the royalist arguments. Miltonic prose में जो है, Milton was well conversant in Latin and Italian. He wrote all three language. Even his English was Latinized to great extent. ठीक है, उसकी English भी जो है Latinized थी. His vast knowledge and wide command over European classics as well as mythologies made his writing accessible only to scholars. ठीक है, काफी उसकी मुश्किल writing थी. Famous quotes देख लेते हैं आइसोक्रेट्स से, ठीक है। आइसोक्रेट्स वही ग्रीक राइटर जिसकी मैं बात कर रही थी, उसकी जो है, अब यहाँ पे देखिए, एरोपेजिटिका वाज पब्लिश्ड ऑन द 23rd of November 1644 at the height of English Civil War. It was titled under a speech written by the Athenian orator Isocrates, ठीक है। और ये जो है, ये जो एरोपेजिटिका है और 1644 में ये पब्लिश हुई, और इसका जो टाइटल था वो कहाँ से, और आइसोक्रेट्स जो कि एक एथेनियन ऑरेटर था, उसकी स्पीच पे लिखा गया था इन 5th century BC। BC यानी कि जीसस क्राइस्ट की बर्थ से बहुत पहले की बात है, 5th century BC। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी मैन टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, विल एंड अंडरस्टैंडिंग। ये आइसोक्रेट्स की, ठीक है, लेटर टू डोमिनिकस। ये आइसोक्रेट्स की कुछ फेमस कोट्स हैं जो कि इसने एरोपेजिटिका में भी लिखी हुई हैं। और फिर उसने बताया अ गुड माइंड इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर इन अ मैन्स बॉडी। ये भी आइसोक्रेट। बेटा ये सारी कोट्स आपने आज लिखनी है, ये मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोगों ने ये सारी कोट्स अपने पास लिख के रख लेनी है। ऑल ऑफ ऑल आवर पैशन पोजेशंस, विजडम अलोन इज इमोर्टल। ठीक है, हमारी तमाम पोजेशंस में, हमारी तमाम मलकियतों में जो विजडम होती है वो इमोर्टल होती है, विजडम कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, ये उसकी जो राइटिंग है उसमें लेटर टू डोमिनिकस, उसमें उसने लिखा है। Milton most famous and widely read admired prose work Areopagitica emerged in 1644, subtitled A Speech for the Liberty of Unlicensed Builders। सबटाइटल है ये, यहाँ पे देख लें आप कि एक स्पीच उसने लिखी फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग। ठीक है, लिबर्टी होनी चाहिए किसकी? अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग की। Areopagitica take it some word forbidding title from a speech by Greek orator Isocrates, advocating increased control of all aspects of Athenian life by the ancient council known as the Areopagus। अब यहाँ पे देखें कि एरोपेजिटिका उसने क्यों ये टाइटल रखा और क्या कनेक्शन था आइसोक्रेट का, एरोपेजिटिकस का और एरोपेगस का। ठीक है, तीन यहाँ पे वोकैबुलरी वर्ड्स यहाँ पे यूज हुए हैं। ठीक है, तो अब एरोपेजिटिका जो है, ये जो टाइटल है यहाँ पे फॉरबिडिंग टाइटल फ्रॉम अ स्पीच ऑफ ग्रीक ऑरेटर आइसोक्रेट्स, जो ग्रीक ऑरेटर था उसकी स्पीच से ये टाइटल लिया गया, और एडवोकेट द इंक्रीज कंट्रोल ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एथेनियन लाइफ। ठीक है, और उस स्पीच के अंदर आइसोक्रेट्स ने एडवोकेट किया था एथेनियन लाइफ के अंदर जो है एंशिएंट काउंसिल का जो कंट्रोल था, जिसको नोन एज एरोपेगस कहा जाता था। ठीक है, बाय द एंशिएंट काउंसिल, एंशिएंट काउंसिल जिसको एरोपेगस कहा जाता था, उसने उसको एडवोकेट किया था, उसको एड्रेस किया था इंक्रीज कंट्रोल ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एथेनियन लाइफ, कि वो एथेनियन लाइफ के तमाम एस्पेक्ट को कौन कंट्रोल करना चाह रहे थे? एंशिएंट काउंसिल जो है उसको कंट्रोल करना चाह रहे थे, जिसको एरोपेगस कहते हैं। और एरोपेगस का मीनिंग क्या होता है? द हिल्स ऑफ एरीज। ठीक है,
Milton's work is an erudite and impassioned response to the long Parliament enactment in June 1643, a new licensing act. और मिल्टन का जो वर्क था वो एक एरुडाइट और इम्पैशन्ड रिस्पॉन्स था उस लॉन्ग पार्लियामेंट इनेक्टमेंट जो कि उसने 1643 में इनेक्ट किया। वो जो लाइसेंस वो जो उन्होंने एक 1643 के अंदर एक पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने जो एक कमेटी बिठा दी थी और जो कि लाइसेंस ऑफ अ न्यू लाइसेंस एक्ट था और उसने उसके खिलाफ जो है वो लॉन्ग पार्लियामेंट इनेक्टमेंट के खिलाफ जो है ये एरोपेजिट का लिखी थी, which requires all books and pamphlet to read and their content approved by government appointed licensor before publication। और जिसके अंदर इस एक्ट के तहत, इस लाइसेंसिंग एक्ट के तहत तमाम किताबें और पॉम्फलेट्स जो है उनको रीड किया जाएगा और उनके कंटेंट को पहले गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, गवर्नमेंट अपॉइंटेड लाइसेंसर उसको अप्रूव करेगी बिफोर पब्लिकेशन। एरोपेजिट का itself provide the Oxford Dictionary which evident for almost 80 new words and senses, 2 per quarto page on average. Among them are the noun licensor and licensor and the compound adjective slow moving, the participle adjective beleaguered and the phrase in the making, when Milton observed that opinion in good men is but knowledge in the making। वो कहता ओपिनियन जो है इन गुड मैन इज, लेकिन ओपिनियन जो है गुड मैन में होती है लेकिन नॉलेज जो है वो उसको बनाता है। ठीक है, तो नॉलेज होना चाहिए, खाली ओपिनियन नहीं होनी चाहिए। मिल्टन कॉटेज सिचुएटेड, ये मिल्टन की कॉटेज है जो कि सिचुएटेड है कहाँ पे, शालफ्रंट सेंट गाइल्स, Buckinghamshire, was one of the home of Milton 1608 से 1674, one of England's greatest poet। It is now a museum of his work and times। ठीक है, ये अब उसका work and time। अच्छा, प्रोज वर्क जो था इस ग्रेट पोएट का बिलोंग करता है टू हिज सेकंड पीरियड ऑफ लिटरेरी activity। This period begins in 1639 and extends up to 1660। It is the period of civil war in England and Milton plunges headlong into vortex of conflict between King Charles and his people। He pens in a quick succession a number of prose pamphlets on church, government, divorce and justice, as well on king's execution। Whatsoever his great prose tract is Areopagitica, a speech for the liberty of unlicensed printing। The sole exceptions to the prose were dozen, occasional sonnets। ठीक है, sole exceptions जो prose की थी वो क्या थी, dozen, कई occasional sonnets थी। Restoration of monarchy is 1660, restored his political zeal and his prose writing career of the nearly 20 years came to an end। Milton prose is intricate, involved and Latinized। English prose develops in the direction of order, simplicity, clarity and of course lucidity in his hand। ये मिल्टन की जी एक कोट है, I might perhaps leave something on written to after times as they shall not with wholly let it cities Milton and द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट। ठीक है, रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट के अंदर, और ये डिटेल क्रॉनिकल लिस्ट है मिल्टन के मेजर प्रोज वर्क की। ऑफ रिफॉर्मेशन उसने 1641 में लिखा और उसकी जो कि पॉलिटिकल, फिलोसफिकल और रिलीजियस प्रोज है। द प्रीलेटिक of prelatic episcopacy, animate versions, the reason for church government urge against, apology for spectacleness, doctrine and disciplines of divorce, judgment of Martin। ये सारी इसके of education, एरोपेजिट का, फिर टेट्राकॉर्डन सॉरी कोलेस्ट्रीरियन, ये सारी इसकी राइटिंग्स हैं। ठीक है, ये सारी इसकी राइटिंग्स हैं, ये आप एक दफा पढ़ लीजिएगा। डिटेल क्रॉनिकल लिस्ट ऑफ मिल्टन प्रोज पीसेस क्या है, आर्टिस्ट लॉ, ये सारी बेटा इसके मिल्टोनिक, ये इसकी बुक्स हैं जो कि लिखी हुई हैं। और बाकी जो है आपके सिलेबस में कोई खास इसके बारे में नहीं है, ये बस एज अ पोएट इसको यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ तक अब मिल्टोनिक प्रोज में क्या था, ही वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, द नोबलेस्ट एंड एनोबलर ऑफ मैनकाइंड। ही हैज स्टडली ग्रोन इन वर्ल्ड रिवर्स एंड हिज फेम स्टिल इंक्रीज विद द लैप्स ऑफ एजेस। ये कोट जो है ना आपने एट द एंड लिखनी है। ठीक है, यहाँ तक अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है